हेलो बच्चों, आज हम पद्य खंड के अंतर्गत एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं और नए अध्याय का नाम है नदी और जिसके कवि हैं केदारनाथ सिंह। तो आइए बच्चों, पहले हम केदारनाथ सिंह जी के बारे में संक्षेप में जानते हैं। केदारनाथ सिंह का जन्म सन 1934 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था। इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय से सन 1956 में हिंदी में एमए और 1964 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने अनेक कॉलेजों में पढ़ाया और अंत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। इन्होंने कविता व गद्य की अनेक पुस्तकें रची हैं। इन पर अनेक सम्मानीय सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वे समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनकी कविता में गांव व शहर का द्वंद्व स्पष्ट दृष्टिगत होता है। बाघ इनकी प्रमुख लंबी कविता है, जिसे नई कविता के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ और साइकिल। इनके कविता संग्रह अकाल में सारस के लिए इन्हें सन 1989 ईस्वी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, कुमारन आशातन पुरस्कार केरल से और दिनकर पुरस्कार, जीवन भारती सम्मान उड़ीसा से और व्यास सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। हिंदी साहित्य अकादमी के वर्ष 2009 एंड 10 के प्रतिष्ठित और सर्वोच्च शलाका सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया, किंतु इन्होंने हिंदी और हिंदी की सच्ची सेवा करने वालों को उचित सम्मान न दिए जाने के कारण विरोध में इस सम्मान को ठुकरा दिया। भाषा शैली। डॉक्टर सिंह ने अपनी कविताओं में ग्रामीण एवं शहरी समस्याओं को प्रमुख विषय बनाया है। चुप्पी तथा शब्द के रिश्ते को सही पहचान आपकी रचनाओं में देखी जा सकती है। आपकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। आपकी शैली विषयानुकूल तथा प्रवाह से बदलती रहती है। साहित्य में स्थान। केदारनाथ सिंह जी ने अपने साहित्य में ग्रामीण एवं शहरी समस्याओं को प्रमुख स्थान बनाया है और आपने एकालाप के स्थान पर संवाद युक्त शैली का प्रयोग किया है। नई कविता के कवियों के रूप में आप चिर स्मरणीय रहेंगे और आप सन 19 मार्च सन 2018 ईस्वी को 83 वर्ष की उम्र में आपका निधन नई दिल्ली में हो गया। केदारनाथ जी द्वारा लिखित नदी शीर्षक उनके काव्य संग्रह अकाल में सारस से संकलित है। ये छोटा सा अंश आपके सामने प्रस्तुत है कि अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर ले लो साथ तो वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी छोड़ दो। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं। केदारनाथ जी के जो कविता संग्रह है उसका जो भावार्थ है उसमें सबसे विशेषता यह है कि वो हमेशा भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़े रहे हैं। उन्होंने अपनी हर कविता में सभ्यता और संस्कृति की बात कही है, क्योंकि इसके बिना हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। अब ये जो नदी की बात है, नदी एक शीर्षक जरूर है, लेकिन इसके पीछे का जो भाव है वो यही है कि नदी हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक परिचायक है कि अगर हम उसके साथ धीरे से चलेंगे
तो वह हमें छू लेगी। कि यदि हम नदी के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसके महत्व के बारे में सोचते हैं तो वह हमें हमारे अंतःस्थल को स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है। नदी हमारा पालन पोषण उसी प्रकार करती है जिस प्रकार हमारी माँ करती है। जिस प्रकार अपनी माँ से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम नदी से भी अपने आप को अलग नहीं कर सकते। यदि हम सामान्य गति से चलते हैं तो ये हमें स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है कि अगर धीरे चलो तो वह तुम्हें छू लेगी। तो अगर हम सामान्य गति यानी धीरे धीरे अगर हम चलते हैं तो ये हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे साथ चल रही है। और यदि हम दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। और यदि हम सांसारिकता में पढ़कर, आजकल बहुत सब लोग आगे बढ़ने के चक्कर में बहुत कुछ पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, भाग दौड़ में पड़ जाते हैं और यह हमारा साथ छोड़ देती है। और यदि हम इसके साथ लेकर चलें, यदि हम इसे साथ लेकर चलें तो वह चलती चली जाएगी कहीं भी। तो यह हमारा साथ प्रत्येक परिस्थिति में किसी न किसी रूप में यह हमारे साथ रहती है, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ना तो ये हमसे अलग हो सकती है और ना ही हम उससे। कहने का मतलब है कि हमें अपनी नदी, अपनी सभ्यता और संस्कृति को साथ लेकर ही चलना चाहिए। जब हम धीरे धीरे चलते हैं तो हम जब उसके साथ चलते हैं तो ये हमारे साथ चलती है, और जब हम बहुत तेज़ी से भागते हैं, दौड़ते हैं, तो ये हमारे पीछे छूट जाती है। और यदि हम इसे साथ लेके चलते हैं तो ये कहीं भी चली जाएगी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी चली जाएगी। तो आइए इसका काव्यगत सौंदर्य समझ लेते हैं। कवि ने नदी के महत्व का वर्णन किया है और ये हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहती है। भाषा सहज और सरल खड़ी बोली है, शैली वर्णनात्मक है और अलंकार अनुप्रास का सामान्य प्रयोग किया गया है। केदारनाथ जी आगे लिखते हैं कि छोड़ दो तो वही अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया। एक छोटे से घोंगे में सच्चाई ये है। तो इसका प्रसंग इस प्रकार है कि नदी पृथ्वी पर ही नहीं, आकाश में भी विचरण करती है, अर्थात सभी स्थान पर हमारे साथ रहती है। इसका भावार्थ इस प्रकार है कि यदि हम कि छोड़ दो तो वही अंधेरे में, कि अगर हम सदा साथ रहने वाली नदी को किसी अनुचित स्थान पर छोड़ भी देते हैं तो भी वह वहां नहीं रुकेगी, वरन अनगिनत लोगों की आंखों से बचकर वह वहां भी अपनी एक नई दुनिया उसी प्रकार बसा लेगी जैसे चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया, जैसे एक छोटे से घोंगे में एक सीप पनपती है। तो जैसे एक छोटे से घोंगे अपने आसपास सीप की रचना कर लेता है, आशय यह है कि नदी की यह दुनिया अत्यधिक लघु रूप में भी सीमित हो सकती है। कवि का कहना है कि हम कहीं पर भी रहें, वर्ष के सबसे कठिन माने जाने वाले ग्रीष्म के दिनों में भी यह हमें अपने स्नेह रूपी जल से सिक्त करती है और अतिशय प्रेम प्रदान करती है। तो आइए इसका हम काव्यगत सौंदर्य देखते हैं कि नदी सर्वत्र विद्यमान है, वह दुर्गम परिस्थितियों में भी अपनी दुनिया बसा लेती है। भाषा सहज और सरल खड़ी बोली है, शैली वर्णात्मक व प्रतीकात्मक है। अगला है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। नदी तो इस समय नहीं है इस घर में, पर होगी जरूर कहीं ना कहीं। बहुत ही सुंदर शब्दों में बहुत बड़ी बात कही है कि सच्चाई ये है कि संसार में चाहे जहाँ भी रहें, कैसी भी विपरीत परिस्थितियों में हमारा जीवन बीत रहा हो,
यह सभ्यता और संस्कृति की नदी हमारा साथ नहीं छोड़ती। ये कभी हमें अकेलेपन का अनुभव नहीं होने देती, क्योंकि यह हमें बहुत अधिक प्यार करती है। आशय यही है कि जीवन के कठिनतम समय में भी यह हमें अवचेतन में अवस्थित रहकर भी हमें संबल प्रदान करती है, हमें एक मजबूती प्रदान करती है। यह हमें अपने से बांधे रखती है, टूटने नहीं देती। इसमें भाषा प्रतीकात्मक, सरल, प्रभावपूर्ण खड़ी बोली है और रस शांत है, अलंकार मानवीकरण है। केदारनाथ जी द्वारा लिखित नदी शीर्षक का कुछ अंश इस प्रकार है कि किसी चटाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई, कभी सुनता जब सारा शहर सो जाए। तो इसका भावार्थ क्या है? यहाँ प्रसंग है कि नदी की सर्वव्यापकता की ओर संकेत कर रहा है। नदी की सर्वव्यापकता की ओर संकेत करता हुआ कवि कहता है कि जो नदी विभिन्न स्थलों के मध्य से अनवरत प्रवाहित होती रहती है, वे किसी न किसी रूप से हमारे घरों में भी प्रवाहित होती हुई हमें सुख और आनंद की अनुभूति देती है। इसके बहने की ध्वनि हमें किसी चटाई या फूलदान से भी सुनाई पड़ सकती है और इसको हम मन ही मन अनुभव ही कर लेते हैं। आशय यह है कि नदी और व्यक्ति का गहरा और अटूट संबंध पहले से ही रहा है और आगे भी रहा है, रहेगा। इसलिए नदी का रहेगा क्योंकि हमने आपको बताया ना, नदी के रूप में वो सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहे हैं। और जब हम एक मानव हैं तो बिना सभ्यता और संस्कृति के हम लोग शून्य के बराबर हैं। तो इसका काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है कि नदी से अटूट संबंध का वर्णन करते हुए कहा गया है कि नदी घरों में भी चुपचाप बहती रहती है। भाषा सहज और सरल खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है। आखिरी पंक्तियां इस प्रकार हैं, तो किवाड़ों पर कान लगा धीरे धीरे सुनना, कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल की करहा की तरह सुनाई देगी नदी। इसका जो प्रसंग है वो इस प्रकार है कि नदी प्रत्येक समय हमारे बीच उपस्थित रहती है। कवि कहता है कि भले ही व्यक्ति भौतिक रूप से कितना भी आधुनिक हो जाए, किंतु उसके मन मस्तिष्क में अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति एक लगाव अवश्य होता है। कवि कहता है कि यदि आप इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि नदी हमारे आपके बीच हमेशा विद्यमान रहती है, तो अपनी संतुष्टि के लिए वो कहता है कि अगर आपको ये विश्वास नहीं होता है कि नदी मीन्स यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहा है, कि अगर हमारे बीच नहीं रहता है तो आप अपनी संतुष्टि के लिए, जब मनुष्यों के सभी क्रियाकलाप बंद हो जाए, यानी पूरा संसार सो जाए, समस्त चराचर प्रकृति शांत रूप में हो, अर्थात सारा शहर गहरी निंद्रा में सो रहा हो, उस समय आप घरों के दरवाजों से कान लगाकर एकाग्रचित होकर नदी की आवाज को सुनने का प्रयास कीजिए। आपको अनुभव होगा कि नदी की प्रवाहित होने वाली मधुर ध्वनि एक मादा मगरमच्छ की दर्द युक्त करहा जैसी आती प्रतीत होती। स्पष्ट है कि नदी किसी न किसी रूप में सदैव हमारे साथ रहती है। प्रस्तुत पंक्तियों का काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है कि कवि यहाँ स्पष्ट रूप से यह संकेत कर रहा है कि यदि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर भागती नई पीढ़ी को शिक्षा आदि के माध्यम से उसका एक बार दिग्दर्शन करा दें, तो हमारी सभ्यता और संस्कृति इतनी सुंदर, मोहक और आकर्षक है कि वह उस पर मोहक जादू चलाकर उसे अपने साथ बहने के लिए अवश्य ही विवश कर देगी। व्यक्ति कितना भी चाहकर अपनी सभ्यता और संस्कृति से पूर्ण रूप से अलग नहीं हो सकता। भाषा प्रतीकात्मक, सरल, प्रभावपूर्ण खड़ी बोली है, शांत रस है, गुण प्रसाद है
और अलंकार उपमा है। तो इस प्रकार बच्चों केदारनाथ जी द्वारा रचित ये नदी शीर्षक रूपी कविता यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।